जय हिंद दोस्तों। स्पिरिट ऑफ इम्बाइब की पेशकश राग दरबारी उपन्यास सीरीज में आप सभी का बहुत स्वागत है। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन जरूर प्रेस कर दीजिए। आज हम आपके सामने लेकर हाजिर हैं राग दरबारी का भाग 9। छंगामल विद्यालय इंटर कॉलेज की स्थापना देश के नव नागरिकों को महान आदर्शों की ओर प्रेरित करने एवं उन्हें उत्तम शिक्षा देकर राष्ट्र का उत्थान करने हेतु हुई थी। कॉलेज का चमकीले नारंगी कागज पर छपा हुआ संविधान एवं नियमावली पढ़कर यथार्थ की गंदगी में लिपटा हुआ मन कुछ वैसा ही निर्मल और पवित्र हो जाता था जैसे भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों का अध्याय पढ़कर। क्योंकि इस कॉलेज की स्थापना राष्ट्र के हित में हुई थी, इसलिए उसमें और कुछ हो या नहीं, गुटबंदी काफी थी। वैसे गुटबंदी जिस मात्रा में थी उसे बहुत बढ़िया नहीं कहा जा सकता था, पर जितने कम समय में वह विकसित हुई उसे देखकर लगता था काफी अच्छा काम हुआ है। वह 2-3 साल ही में पड़ोस के कॉलेजों की गुटबंदी की अपेक्षा ज्यादा ठोस दिखने लगी थी, बल्कि कुछ मामलों में तो वह अखिल भारतीय संस्थाओं तक का मुकाबला करने लगी थी। प्रबंध समिति में वैद्य जी का दबदबा था, पर रामाधीन भीखम खेड़वी अब तक उसमें अपना गुट बना चुके थे। इसके लिए उन्हें बड़ी साधना करनी पड़ी। काफी दिनों तक वे अकेले ही अपने गुट बने रहे। बाद में एक आध मेंबर भी उनकी ओर खींचे। अब बड़ी मेहनत के बाद कॉलेज के नौकरों में 2 गुट बन पाए थे, पर उनमें अभी बहुत काम होना था। प्रिंसिपल साहब तो वैद्य जी पर पूरी तरह आश्रित थे, पर खन्ना मास्टर अभी उसी तरह रामाधीन के गुट पर आश्रित नहीं हो पाए थे। उन्हें खींचना बाकी था। लड़कों में भी अभी दोनों गुटों की हमदर्दी के आधार पर अलग अलग गुट नहीं बने थे। उनमें आपसी गाली गलौज और मारपीट होती तो थी, पर इन कार्यक्रमों को अभी तक उचित दिशा नहीं मिल पाती थी। गुटबंदी के उद्देश्य से न होकर ये काम व्यक्तिगत कारणों से होते थे, और इस तरह लड़कों की गुंडागर्दी की शक्ति व्यक्तिगत स्वार्थों पर नष्ट हो जाती थी। उसका उपयोग राष्ट्र के सामूहिक हित में नहीं होता रहता था। गुटबंदों को अभी इस दिशा में भी बहुत काम करना था। यह सही है कि वैद्य जी को छोड़कर कॉलेज के गुटबंदों में अभी अनुभव की कमी थी। उनमें परिपक्वता नहीं थी, पर प्रतिभा थी। उसका चमत्कार साल में एक आध बार जब फूटता तो उसकी लहर शहर तक पहुंचती। वहां कभी कभी ऐसे दांव भी चले जाते थे जो बड़े बड़े पैदाइशी गुटबंदों को भी हैरानी में डाल देते। पिछले साल रामाधीन ने वैद्य जी पर एक ऐसा ही दांव फेंका था। वह खाली गया, पर उसकी चर्चा दूर दूर तक हुई। अखबारों में जिक्र आ गया। उससे एक गुटबंद इतना प्रभावित हुआ कि वह शहर से कॉलेज तक सिर्फ दोनों गुटों की पीठ ठोंकने को दौड़ा चला आया। वह एक सीनियर गुटबंद था और अक्सर राजधानी में रहता था। पिछले 40 साल से वह अपने 24 घंटे केवल गुटबंदी के नाम अर्पित किए हुए थे। उसकी जिंदगी ही गुटबंदी का चलता फिरता छोर बन गई थी। वह अखिल भारतीय स्तर का आदमी था और उसके बयान रोज दरबार में पहले पन्नों पर छपते थे, जिनमें देशभक्ति और गुटबंदी का अनोखा संगम होता था। उसके बाद कॉलेज में आ चुकने के बाद लोगों को इत्मीनान हो गया था कि यहाँ अब कॉलेज भले ही खत्म हो जाए, गुटबंदी खत्म नहीं होगी। सवाल है, गुटबंदी क्यों थी? यह पूछना वैसा ही है जैसे पानी को क्यों बरसता है, सत्य क्यों बोलना चाहिए, वस्तु क्या है और ईश्वर क्या है। वास्तव में यह एक सामाजिक मनोवैज्ञानिक यानी लगभग दार्शनिक सवाल है। इसका जवाब जानने के लिए दर्शन शास्त्र जानने की जरूरत है, और दर्शन शास्त्र जानने के लिए हिंदी का कवि या कहानीकार होने की जरूरत है। सभी जानते हैं कि हमारे कवि और कहानीकार वास्तव में दार्शनिक हैं, और कविता या कथा साहित्य तो वे सिर्फ यूं ही लिखते हैं। किसी भी सुबुकवादी उपन्यास में पढ़ा जा सकता है कि नायक ने नायिका के जलते हुए होठों पर होंठ रखे और कहा, नहीं नहीं निशी, मैं उसे स्वीकार कर सकता। वह मेरा सत्य नहीं है, वह तुम्हारा अपना सत्य है। निशी का ब्लाउज जिस्म से चू कर जमीन पर गिर जाता है। वह अस्फुट स्वर में कहती है, निक्कू, क्या तुम्हारा सत्य मेरे सत्य से अलग है? इसी को ठाएं कहते हैं। इसी के साथ निशी और निक्कू फिलॉसफी की 1000 मीटर वाली दौड़ पर निकल पड़ते हैं। अब निशी की ब्रा भी जमीन पर गिर जाती है। निक्कू की टाई और कमीज हवा में उड़ जाती है। गिरते पड़ते एक दूसरे पर लोटते पोटते वे मैदान के दूसरे छोर पर लगे हुए फीते को सत्य समझकर किसी तरह यहाँ पहुंचते हैं। तब पता चलता है वह सत्य नहीं है,
फिर संयोग श्रृंगार, जलते हुए होंठ, फिलॉसफी की मार। थोड़ी देर में वे मैदान छोड़कर जंगल में आ जाते हैं और पत्थरों से छिलते हुए, कांटों से बिंधे नंगे बदन झांक झांक कर प्रत्येक झाड़ी में देखते हैं, और इस तरह नंगापन, सुबुक सुबुक, चूमा चाटी, व्याख्यान आदि के माहौल में उस खरगोश का पीछा करते रहते हैं जिसका कि नाम सत्य है। यह फिलॉसफी लगभग सभी महत्वपूर्ण काव्यों और कथाओं में होती है, और इसीलिए ठीक नहीं कि इस उपन्यास के पाठक भी काफ़ी देर से फिलॉसफी के एक लटके का इंतजार कर रहे हों और सोच रहे हों, हिंदी का यह उपन्यासकार इतनी देर से और सब तो कह रहा है, फिलॉसफी क्यों नहीं कहता? क्या मामला है? यह फ्रॉड तो नहीं है? यह सही है कि सत्य, अस्तित्व आदि शब्दों के आते ही हमारा कथाकार चिल्ला उठता है, सुनो भाइयों, यह किस्सा कहानी रोक कर मैं थोड़ी देर के लिए तुमको फिलॉसफी पढ़ाता हूँ, ताकि तुम्हें यकीन हो जाए कि वास्तव में मैं फिलॉसफर था, पर बचपन के कुसंग के कारण यह उपन्यास लिख रहा हूँ। इसलिए हे भाइयों, लो यह 16 पेजी फिलॉसफी का लटका, और अगर मेरी किताब पढ़ते पढ़ते तुम्हें भ्रम हो गया हो कि मुझे और जैसी फिलॉसफी नहीं आती, तो उस भ्रम को इस भ्रम से काट दो। तात्पर्य यह है, क्योंकि फिलॉसफी बखारना प्रत्येक कवि और कथाकार के लिए अपने आप में एक वैल्यू है, क्योंकि मैं कथाकार हूँ, क्योंकि सत्य, अस्तित्व आदि की तरह गुटबंदी जैसे एक महत्वपूर्ण शब्द का जिक्र आ चुका है। इसीलिए 16 पृष्ठ के लिए तो नहीं, पर एक दो पृष्ठ के लिए अपनी कहानी रोककर मैं भी पाठकों से कहना चाहूँगा कि सुनो सुनो हे भाइयों, वास्तव में मैं एक फिलोसफर हूँ, पर बचपन के कुसंग के कारण। वेदांत के अनुसार, जिसका हवाला वैद्य जी आयुर्वेद के पर्याय के रूप में दिया करते थे, गुटबंदी परमात्मा भूति की चरम दशा का एक नाम है। उसमें प्रत्येक तू, मैं को और प्रत्येक मैं तू को अपने से ज़्यादा अच्छी स्थिति में देखता है। वह उस स्थिति को पकड़ना चाहता है, मैं तू और तू मैं को मिटाकर मैं की जगह तू और तू की जगह मैं बन जाना चाहता है। वेदांत हमारी परंपरा है, और चूंकि गुटबंदी का अर्थ वेदांत से खींचा जा सकता है, इसलिए गुटबंदी भी हमारी परंपरा है, और दोनों हमारी संस्कृति परंपराएं हैं। आज़ादी मिलने के बाद हमने अपनी बहुत सी सांस्कृतिक परंपराओं को फिर से खोद कर निकाला है। तभी हम हवाई जहाज से यूरोप जाते हैं, पर यात्रा का प्रोग्राम ज्योतिषी से बनवाते हैं। फॉरेन एक्सचेंज और इनकम टैक्स की दिक्कतें दूर करने के लिए बाबाओं का आशीर्वाद लेते हैं। स्कॉच विस्की पीकर भगंदर पालते हैं, और इलाज के लिए योगाश्रमों में जाकर सांस फुलाते हैं, पेट सिकोड़ते हैं। उसी तरह विलायती तालीम पाया हुआ जनतंत्र स्वीकार करते हैं और उसको चलाने के लिए अपनी परंपरागत गुटबंदी का सहारा लेते हैं। हमारे इतिहास में चाहे युद्धकाल रहा हो या शांतिकाल, राजमहलों से लेकर खलिहानों तक गुटबंदी द्वारा मैं को तू और तू को मैं बनाने की शानदार परंपरा रही है। अंग्रेजी राज में अंग्रेजों को बाहर भगाने के झंझट में कुछ दिनों के लिए हम उसे भूल गए थे। आज़ादी मिलने के बाद अपनी और परंपराओं के साथ इसको भी हमने बढ़ावा दिया है। अब हम गुटबंदी को तू मैं, लात जूता, साहित्य और कला आदि सभी पद्धतियों से आगे बढ़ा रहे हैं। यह हमारी सांस्कृतिक आस्था है। यह वेदांत को जन्म देने वाले देश की उपलब्धि है। यही संक्षेप में गुटबंदी का दर्शन, इतिहास और भूगोल है। इन मूल कारणों के साथ कॉलेज में गुटबंदी का एक दूसरा कारण लोगों का यह विचार था कि कुछ होते रहना चाहिए। यहाँ सिनेमा नहीं है, होटल नहीं है, कॉफ़ी हाउस नहीं, मारपीट, छुरेबाजी, सड़क की दुर्घटनाएं, नए नए फैशनों की लड़कियां, नुमाइशें, गाली गलौज वाली सार्वजनिक सभाएं, ये भी नहीं है। लोग कहाँ जाएं, क्या देखें, क्या सुने, इसलिए कुछ होते रहना चाहिए। 4 दिन हुए, कॉलेज में एक प्रेम पत्र पकड़ा गया जो एक लड़के ने लड़की को लिखा था। लड़के ने चालाकी दिखाई थी। पत्र पढ़ने से लगता था वह सवाल नहीं, लड़की के पत्र का जवाब है, पर चालाकी कारगर नहीं हुई। लड़का डांटा गया, पीटा गया, कॉलेज से निकाला गया। फिर उसके बाप के इस आश्वासन पर कि लड़का दोबारा प्रेम न करेगा, और इस वादे पर कि कॉलेज के नए ब्लॉक के लिए 25,000 ईंटें दे दी जाएंगी, कॉलेज में फिर से दाखिल कर लिया गया। कुछ हुआ भी तो उसका असर 4 दिन से ज़्यादा नहीं रहा। उससे पहले एक लड़के के पास देसी कारतूसी तमंचा बरामद हुआ था। तमंचा बिना कारतूस का था और इतना भोंडा बना कि इस देश के लोहारों की कारीगरी पर रोना आता था।
पर इन कमजोरियों के होते हुए भी कॉलेज में पुलिस आ गई और लड़के को और वैद्य जी का आदमी होने के बावजूद क्लर्क साहब को लेकर थाने पर चली गई। लोग प्रतीक्षा करते रहे कि कुछ होने वाला है और लगा कि 4-6 दिन तक कुछ होता रहेगा। पर शाम तक पता चला कि जो निकला था वह तमंचा नहीं था, बल्कि लोहे का एक छोटा सा टुकड़ा था। और क्लर्क साहब थाने पर पुलिस के कहने से नहीं बल्कि अपने मन से तफरीह करने के लिए चले गए थे। और लड़का गुंडागिरी नहीं कर रहा था बल्कि बांसुरी बहुत अच्छी बजाता था। शाम को जब क्लर्क तफरीह करता हुआ और लड़का बांसुरी बजाता हुआ थाने से बाहर निकला तो लोगों की तबीयत गिर गई। वे समझ गए कि यह तो कुछ भी नहीं हुआ और उनके सामने भी वही शाश्वत प्रश्न पैदा हो गया, अब क्या हो। इस वातावरण में लोगों की निगाह प्रिंसिपल साहब और वैद्य जी पर पड़ी थी। वैद्य जी तो अपनी जगह मदन मोहन मालवीय शैली की पगड़ी बांधे हुए इत्मीनान से बैठे थे, पर प्रिंसिपल साहब को देखकर लगता था कि वे बिना किसी सहारे के बिजली के खंभे पर चढ़े हुए हैं और दूर से ही किसी को देखकर चीख रहे हैं, देखो देखो, वह कोई शरारत करना चाहता है। उनकी निगाह में संदेह था और अपनी जगह पर चिपके हुए प्रत्येक भारतवासी का यह भय था कि कोई हमें खींचकर हटा न दे। लोग कमजोरी ताड़ गए और उनको और उसी लपेट में वैद्य जी को लुलुहाने लगे। उधर वे लोग भी मार न पड़ जाए इस डर से पहले ही मारने पर आमादा हो गए। उन्हीं दिनों एक दिन खन्ना मास्टर को किसी ने बताया कि हर कॉलेज में एक प्रिंसिपल और एक वाइस प्रिंसिपल होता है। वे इतिहास पढ़ाते थे और कॉलेज के सबसे बड़े लेक्चरार थे। इसी धोखे में वे एक दिन वैद्य जी से कह आए कि उन्हें वाइस प्रिंसिपल बनाया जाना चाहिए। वैद्य जी ने सिर हिलाकर कहा कि यह एक नवीन विचार है। नवयुवकों को नवीन चिंतन करते ही रहना चाहिए। उनके प्रत्येक नवीन विचार का मैं स्वागत करता हूँ, पर यह प्रश्न प्रबंध समिति के देखने का है। उसकी अगली बैठक में यदि यह प्रश्न आया तो इस पर समुचित विचार किया जाएगा। खन्ना मास्टर ने यह नहीं सोचा कि प्रबंध समिति की अगली बैठक कभी नहीं होती। उन्होंने तत्काल वाइस प्रिंसिपल का पद पाने के लिए एक दरखास्त लिखी और प्रिंसिपल को इस प्रार्थना के साथ दे दी कि इसे प्रबंध समिति की अगली बैठक में पेश कर दिया जाए। प्रिंसिपल साहब खन्ना मास्टर की इस हरकत पर हैरान रह गए। उन्होंने वैद्य जी से जाकर पूछा, खन्ना को यह दस्तखत देने की सलाह आपने दी है? इसका उत्तर वैद्य जी ने 3 शब्दों में दिया, अभी नवयुवक है। इसके बाद कुछ दिनों तक प्रिंसिपल साहब शिवपालगंज के रास्ते पर मिलने वाले हर आदमी से प्राणी शास्त्र का यह तथ्य बताते रहे कि आजकल के लोग न जाने कैसे हो गए हैं। खन्ना मास्टर की इस हरकत का वर्णन वे मुंह में राम बगल में छुरी, हमारी ही पाली लोमड़ी हमारे ही घर में हुआ हुआ, पीठ में छुरा भोंकना, मेढक को जुकाम हुआ है जैसी कहावतों के सहारे करते रहे। एक दिन उन्होंने चौराहे पर खड़े होकर प्रतीकवादी ढंग से कहा, एक दिन किसी घोड़े के सुम में नाल ठोकी जा रही थी। उसे देखकर एक मेढक को शौक चढ़ाया कि हम भी नाल ठुकाएंगे। बहुत कहने पर नाल वाले ने मेढक के पैर में जरा सी कील ठोंक दी। बस मेढक भाई वहीं ढेर हो गए। शौकीनी का नतीजा बुरा होता है। इस पंचतंत्र के पीछे वही भय था। आज वो वाइस प्रिंसिपल होना चाहता है, वह कल प्रिंसिपल चाहेगा। इसके लिए वह प्रबंध समिति के मेंबरों को अपनी ओर तोड़ेगा, मास्टरों का गुट बनाएगा, लड़कों को मारपीट के लिए उकसाएगा, ऊपर शिकायतें भिजवाएगा। वह कमीना है और कमीना ही रहेगा। सच्चाई छुप नहीं सकती बनावट के उसूलों से, कि खुशबू आ नहीं सकती कभी कागज के फूलों से। इस कविता को ऊपर दर्ज करके रामाधीन बीकम खेड़वी ने वैद्य जी को जो पत्र लिखा था उसका आशय था कि प्रबंध समिति की बैठक जो पिछले 3 साल से नहीं हुई है 10 दिन में बुलाई जानी चाहिए और कॉलेज की साधारण समिति की सालाना बैठक जो कि कॉलेज की स्थापना के साल से अब तक नहीं हुई है के बारे में वहां विचार होना चाहिए। उन्होंने विचारणीय विषयों में वाइस प्रिंसिपल की तकर्रुरी का भी हवाला दिया था। प्रिंसिपल साहब जब यह पत्र अपनी जेब में डालकर वैद्य जी के घर से बाहर निकले तो उन्हें अचानक उससे गर्मी सी निकलती महसूस हुई। उन्हें जान पड़ा कि उनकी कमीज झुलस रही है और गर्मी की धाराएं कई दिशाओं में बहने लगी हैं। एक धारा उनके कोट को झुलसाने लगी, दूसरी कमीज के नीचे से निकलकर उनकी पैंट के अंदर घुस गई और उसके कारण उनके पैर तेजी से बढ़ने लगे। एक तीसरी धारा उनके आंख, कान और नाक पर लाल पॉलिश चढ़ाती हुई खोपड़ी के उस गड्ढे की ओर बढ़ने लगी जहां कुछ आदमियों के दिमाग हुआ करता है। कॉलेज के फाटक पर ही उन्हें रुक्मन बाबू मिल गए और उन्होंने रुक कर कहा, देख लिया तुमने, खन्ना रामाधीन का खूंटा पकड़ कर बैठे हैं, वाइस प्रिंसिपल ही का शौक चल रहा है।
एक बार एक मेढक ने देखा कि घोड़े के नाल ठोकी जा रही है तो उसने भी। रुपन बाबू कॉलेज छोड़कर कहीं बाहर जा रहे थे और जल्दी में थे। बोले, जानता हूँ मेढक वाला किस्सा यहाँ सभी को मालूम है, पर मैं आपसे एक बात साफ साफ बता दूं। खन्ना से मुझे हमदर्दी नहीं है, पर मैं समझता हूँ कि यहाँ एक वाइस प्रिंसिपल का होना जरूरी है। आप नहीं रहते तो यहाँ सभी मास्टर कुत्ते बिल्लियों की तरह लड़ते हैं। टीचर्स रूम में वह गुंडागर्दी होती है कि क्या बताएं। वहीं हैं ठे ठे फे फे। वे गंभीर हो गए और आदेश के ढंग से कहने लगे, प्रिंसिपल साहब, मैं समझता हूँ कि हमारे यहाँ एक वाइस प्रिंसिपल भी होना चाहिए। खन्ना सबसे ज़्यादा सीनियर हैं, उन्हीं को बन जाने दीजिए। सिर्फ नाम की बात है, तनख्वाह तो बढ़नी नहीं है। प्रिंसिपल साहब का दिल इतने जोर से धड़का कि लगा उछल कर फेफड़े में घुस जाएगा। वे बोले, ऐसी बात अब कभी भूल कर भी ना करना रुपन बाबू। ये खन्ना वन्ना चिल्लाते रहेंगे, तुम उनके साथ हो। यह शिवपालगंज है, मजाक में भी सोचकर बोलना चाहिए। मैं तो सच्ची बात कहता हूँ, खैर देखा जाएगा। कहते कहते रुपन बाबू आगे बढ़ गए। प्रिंसिपल साहब तेजी से अपने कमरे में आ गए। ठंडक थी, पर उन्होंने कोट उतार दिया। शिक्षा संबंधी सामानों की सप्लाई करने वाली किसी दुकान का एक कैलेंडर ठीक उनकी नाक के सामने दीवार पर टंगा हुआ था, जिसमें नंगे बदन पर लगभग एक पारदर्शक साड़ी लपेटे हुए कोई फिल्म एक्ट्रेस एक आदमी की ओर लड्डू जैसा बढ़ा रही थी। आदमी चेहरे पर बड़े बड़े बाल बढ़ाए हुए, एक हाथ आंखों के सामने उठाए ऐसा मुंह बना रहा था जैसे लड्डू खाकर उसे अपच हो गया हो। ये मेनका और विश्वामित्र थे। वे इन्हीं को थोड़ी देर देखते रहे, फिर घंटी बजाने की जगह जोर से चिल्लाकर उन्होंने चपरासी को बुलाया और कहा, खन्ना को बुलाओ। चपरासी ने रहस्य के स्वर में कहा, फील्ड की तरफ गए हैं, मालवीय जी साथ में हैं। प्रिंसिपल ने उकता कर सामने रखे हुए कमलदान को घसीट कर दूर रख दिया। कलमदान भी नमूने के तौर पर किसी एजुकेशन एम्पोरियम से मुफ्त में मिला था, और जिस तरह प्रिंसिपल साहब ने उसे दूर पर पटका था, उससे लगता था उस साल एम्पोरियम का कोई भी माल कॉलेज में नहीं खरीदा जाएगा। पर प्रिंसिपल साहब का मतलब यह नहीं था। वे इस वक्त चपरासी को सिर्फ यह बताना चाहते थे कि उसकी खुफिया रिपोर्ट अभी सुनने को तैयार नहीं है। उन्होंने कड़क कर कहा, मैं कहता हूँ खन्ना को इसी वक्त बुलाओ। चपरासी गाढ़े का साफ कुर्ता और साफ धोती पहने हुए था। उसके पैरों में खड़ाहूं और माथे पर तिलक था। उसने शांतिपूर्वक कहा, जा रहा हूं, खन्ना को बुलाए लाता हूं। इतना नाराज क्यों हो रहे हैं? प्रिंसिपल साहब दांत पीसते हुए तिरछी निगाहों से मेज पर रखे हुए टीन के एक टुकड़े को देखते रहे। इस पर पॉलिश करके एक लाल गुलाब का फूल बना दिया गया था। नीचे तारीख और महीना बताने के लिए कैलेंडर लगाया गया था। इसे शराब बनाने की एक प्रसिद्ध फर्म ने पंडित जवाहरलाल नेहरू की यादगार में बनवाया था, और मुफ्त में चारों दिशाओं में इस विश्वास के साथ भेजा दिया था कि जहां यह कैलेंडर जाएगा वहां की जनता पंडित जवाहरलाल नेहरू के आदर्शों को और इस फर्म की शराब को कभी न भूलेगी। पर इस वक्त कैलेंडर का प्रिंसिपल साहब पर कोई असर नहीं हुआ। पंडित नेहरू के लाल गुलाब ने उन्हें शांति नहीं दी, न फेनदार बियर की कल्पना ने उनकी आंखों को मूंदने के लिए मजबूर किया। वे दांत पीस रहे थे और पीसते रहे। अचानक जिस वक्त चपरासी का खड़ा हूं दरवाजे की चौखट पार कर रहा था, उन्होंने कहा, रामाधीन, इन्हें वाइस प्रिंसिपल ही दिलाएंगे, टुच्चे कहीं के। चपरासी घूम पड़ा। दरवाजे पर खड़े खड़े बोला, गाली दे रहे हो प्रिंसिपल साहब? उन्होंने कहा, ठीक है, जाओ अपना काम करो। अपना काम तो कर ही रहा हूँ, आप कहें तो अब ना करूँ? प्रिंसिपल माथे पर झुर्रियाँ डालकर दीवार पर टंगे हुए दूसरे कैलेंडर को देखने लगे। चपरासी ने उसी तरह पूछा, कहें तो खन्ना पर निगाह रखना बंद कर दूं? प्रिंसिपल साहब चिढ़ गए, बोले, भाड़ में जाओ। चपरासी उसी तरह सीना ताने खड़ा रहा। लापरवाही से बोला, मुझे खन्ना वन्ना ना समझ लीजिएगा, काम 24 घंटे करा लीजिए, पर मुझे बर्दाश्त है। पर यह अबे तबे तू तड़ाक मुझे बर्दाश्त नहीं। प्रिंसिपल साहब उसकी ओर देखते रह गए। चपरासी ने कहा, आप बामन हैं, मैं भी बामन हूँ, नमक से नमक नहीं खाया जाता। हाँ। प्रिंसिपल साहब ने ठंडे सुरों में कहा, तुम्हें धोखा हुआ है, मैं तुम्हें नहीं खन्ना के लिए कह रहा था, टुच्चा है। रामाधीन से मिलकर मीटिंग करने का नोटिस भिजवाता है। चपरासी को यकीन दिलाने के लिए कि यह गाली खन्ना को ही समर्पित है, उन्होंने फिर कहा, टुच्चा, अभी बुलाए लाता हूँ। चपरासी की आवाज़ में ठंडी पड़ गई। प्रिंसिपल साहब खड़ाऊओं की धीमी पड़ती हुई खटखट सुनते रहे। उनकी निगाह एक तीसरे कैलेंडर पर जाकर केंद्रित हो गई, जिसमें 5-5 साल के 2 बच्चे बड़ी बड़ी राइफलें लिए बर्फ पर लेटे थे और शायद चीनियों की फौज का इंतजार कर रहे थे, और इस तरह बड़े कलात्मक ढंग से बता रहे थे कि फैक्ट्री में जूट के थैले सबसे अच्छे बनते हैं।
प्रिंसिपल साहब इस कैलेंडर पर निगाह जमाकर बैठे हुए खन्ना का इंतजार करते रहे और सोचते रहे कि इसे वाइस प्रिंसिपल का शौक न चराया होता तो कितना अच्छा होता। वे भूल गए कि सबके अपने अपने शौक हैं। रामाधीन बेगम खिड़वी को चिट्ठी के आरंभ में उर्दू कविता लिखने का शौक है। खुद उन्हें अपने दफ्तर में रंग बिरंगे कैलेंडर लटकाने का शौक है। और चपरासी को, जो कि क्लर्क ही की तरह वैद्य जी का रिश्तेदार था, अकड़ कर बात करने का शौक है। प्रिंसिपल साहब खन्ना का इंतजार करते रहे। उधर होने वाली घटना को ऐतिहासिक बताने के लिए बाहर के बरामदे में क्लर्क साहब आकर खड़े हो गए। दीवार के पीछे और खिड़की के नीचे ड्रिल मास्टर टांग पसार कर खड़े रहे। पेशाब करने के बजाय बीड़ी पीने लगे। इस बात का खतरा नहीं रहा कि खन्ना और प्रिंसिपल साहब का संवाद जनता तक पहुंचने के पहले ही हवा में उड़ जाएगा। रात रंगनाथ और बद्री छत पर कमरे में लेटे थे और सोने के पहले ही बेतरतीब बातें शुरू हो गई थी। रंगनाथ ने अपनी बात खत्म करते हुए कहा, पता नहीं चला कि प्रिंसिपल और खन्ना में क्या बात हुई। ड्रिल मास्टर बाहर खड़ा था। खन्ना मास्टर ने चीख कर कहा, आपकी यही इंसानियत है। वह सिर्फ इतना ही सुन पाया। बद्री ने जम्हाई लेते हुए कहा, प्रिंसिपल ने गाली दी होगी, उसी के जवाब में उसने इंसानियत की बात कही होगी। या खन्ना इसी तरह की बात करता है, साला भांगड़ू है। रंगनाथ ने कहा, गाली का जवाब तो जूता है। बद्री ने इसका कोई जवाब नहीं दिया। रंगनाथ ने फिर कहा, मैं तो देख रहा हूँ यहाँ इंसानियत का जिक्र ही बेकार है। बद्री ने सोने के लिए करवट बदल ली। गुड नाइट कहने की शैली में बोले, सो तो ठीक है, पर यहाँ जो भी काखा गाखा पढ़ लेता है उर्दू भूखने लगता है। बात बात में इंसानियत इंसानियत करता है। कल्ले में जब बूता नहीं होता तभी इंसानियत के लिए जी हुड़कता है। बात ठीक थी। शिवपालगंज में इन दिनों इंसानियत का बोलबाला था। लौंडे दोपहर की घनी अमराइयों में जुआ खेलते थे। जीतने वाले जीतते थे, हारने वाले कहते थे, यही तुम्हारी इंसानियत है। जीतते ही तुम्हारा पेशाब उतर जाता है, टरकने का बहाना ढूंढने लगते हो। कभी कभी जीतने वाला भी इंसानियत का प्रयोग करता रहता। वह कहता, क्या इसी का नाम इंसानियत है? एक दांव हारने में ही पिलपिला गए। यहाँ 4 दिन बाद हमारा एक दांव लगा तो उसी में हमारा पेशाब बंद कर दोगे। ताड़ी घर में मजदूर लोग सिर को दाएं बाएं हिलाते रहते। 1962 में भारत को चीन के विश्वासघात से जितना सदमा पहुंचा था, उसी तरह के सदमे का दृश्य पेश करते हुए वे कहते, बधुआ के पक्का मकान बनवा डाला। कारखाने वाले के ठाठ हैं, हमने कहाँ पाहुन आए हैं। ताड़ी के लिए 2 रुपए निकाल दो तो उसने सीधे बात नहीं की, पिछल्ला दिखा के चला गया। बताओ नगे सर, क्या यही इंसानियत है? यानी इंसानियत का प्रयोग शिवपालगंज में उसी तरह चुस्ती और चालाकी का लक्षण माना जाता था जिस तरह राजनीति में नैतिकता का। यह दूसरी बात है कि बद्री पहलवान इसे कल्ले की कमजोरी समझते थे। यह संदेश देकर और नैतिकता पर उसे लागू करने के लिए रंगनाथ को जागता छोड़कर वे बात की बात में सो गए। रंगनाथ कंबल ओढ़े छत की ओर देखता हुआ लेटा रहा। दरवाजा खुला था और बाहर चांदनी फैली थी। थोड़ी देर उसने सोफिया लॉरेन और एलिजाबेथ का ध्यान किया, पर कुछ क्षण बाद ही उसे चरित्रहीनता की अलामत मानकर वह अपने शहर के धोबी की लड़की के बारे में सोचने लगा, जो धुलाई के कपड़ों के लिए अपने पोशाक निकालते वक्त पिछले दिनों बिना बाह के ब्लाउजों को ज़्यादा तरजीह देने लगी थी। कुछ देर में इस परिस्थिति को भी कुछ घटिया समझकर फिल्मी अभिनेत्रियों पर उसने दोबारा ध्यान लगाया और इस बार राष्ट्रीयता और देश प्रेम के नाम पर लिज लेटर आदि को भुलाकर वहीदा रहमान और सायरा बानू का सहारा पकड़ा। 2-4 मिनट बाद ही वह इस नतीजे पर पहुंचने लगा कि हर बात में विलायत से प्रेरणा लेना ठीक नहीं है और ठीक से मन लग जाए तो देश प्रेम में भी बड़ा मजा है। अचानक उसे नींद से आने लगी और बहुत कोशिश करने पर भी सायरा बानू के समूचे जिस्म के सामने उसके ध्यान का रकबा छोटा पड़ने लगा। उसमें कुछ शेर और भालू छलांगे लगाने लगे। उसने एक बार पूरी कोशिश के साथ सायरा बानू को धड़ से पकड़कर घसीटना चाहा, पर वह हाथ से बाहर फिसल गईं और उसी सौदे में शेर और भालू भी बाहर निकल गए। तभी उसके दिमाग में खन्ना मास्टर की बनती बिगड़ती हुई तस्वीर दो एक बार लुप्रुपाई और एक शब्द गूंजने लगा, इंसानियत इंसानियत। पहले लगा कोई यह शब्द फुसफुसा रहा है, फिर जान पड़ा इसे कोई मंच पर बड़ी गंभीर आवाज में पुकार रहा है। उसके बाद ही ऐसा जान पड़ा कहीं दंगा हो रहा है और चारों ओर से लोग चीख रहे हैं, इंसानियत इंसानियत इंसानियत। वह जाग पड़ा और जागते ही शोर सुनाई दिया, चोर चोर चोर, जाने न पाए, पकड़ लो चोर।
एकाध क्षणों के बाद पूरी बात चोर 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 पर आकर टूट गई थी, जैसे ग्रामोफोन की सुई रिकॉर्ड में इसी नुक्ते पर फंस गई हो। उसने देखा शोर गांव में दूसरी तरफ हो रहा था। बद्री पहलवान चारपाई से कूद कर पहले ही नीचे खड़े हो गए हैं। वह भी उठ बैठा। बद्री ने कहा, छोटे कहता ही था चोरों का एक गिरोह आसपास घूम रहा है, लगता है गांव में भी आ गए। दोनों जल्दी जल्दी कपड़े पहनकर बाहर आए। कपड़े पहनने का अर्थ यही नहीं कि बद्री ने चूड़ीदार पैजामा और शेरवानी पहनी हो। नंगे बदन पर ढीली पड़ी हुई तहमद उन्होंने कमर के चारों ओर कस ली और एक चादर ओढ़ लिया। बस कपड़े पहनने की क्रिया पूरी हो गई। रंगनाथ परमहंसों की इस गति तक नहीं पहुंच पाया था। उसने कमीज डाल ली। दरवाजे तक पहुंचते पहुंचते उसके कदम और भी तेज हो गए। तब तक चारों ओर से चोर 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 के नारे उठने लगे थे। शोर हाथों हाथ इतना बढ़ गया कि अंग्रेजों ने अगर उसे 1921 में सुन लिया होता तो हिंदुस्तान छोड़कर वे तभी अपने देश भाग गए होते। दोनों जीने से उतरकर नीचे आए। बैठक से बाहर निकलते निकलते बद्री पहलवान ने रंगनाथ से कहा, तुम यहीं दरवाजा बंद करके बैठो, मैं बाहर जाकर देखता हूँ। उधर रुपन बाबू घर के अंदर से धोती का छोर कंधे पर लपेटते हुए सड़फड़ सड़फड़ वहीं पहुंच गए और बोले, आप दोनों घर पर हैं? मैं बाहर जाता हूँ। ऐसा लगा जैसे बाहर जाने का मतलब जौहर दिखाना था या चक्रव्यूह भेदना था। दोनों भाई बाहर जाने की जिद पकड़ गए। रंगनाथ ने शहीदों की सी अदा में कहा, यह है तो जाइए आप लोग बाहर, मैं ही घर पर रहूंगा। सामने सड़क से चांदनी में 3-4 आदमी चोर चोर चीखते हुए निकले। उनके पीछे 2 आदमी उसी तरह चोर चोर का नारा बुलंद करते हुए निकल आए। फिर एक अकेला आदमी उसी तरह चोर चोर का हल्ला मचाता हुआ निकला। फिर 3 आदमी और, सबके हाथों में लाठियां थी। सभी दौड़ रहे थे, सभी चोरों को दौड़ा रहे थे। जुलूस में सबसे बाद में निकलने वालों में बद्री ने कुछ को पहचाना। वह भी दौड़कर उन्हीं में मिल गए। पुकार कर बोले, कौन है? छोटे, चोर कहाँ है? छोटे ने हाँफते हाँफते कहा, आगे आगे निकल गए। कुछ देर शांति रही। रूपन बाबू और रंगनाथ बैठक का दरवाजा बंद करके ताला लगाकर छत पर वापस चले गए। नीचे से वैद्य जी खखार कर बोले, कौन है? रूपन बाबू ने जवाब दिया, चोर है पिताजी। वैद्य जी ने घबराहट में गरज कर बोले, कौन? रूपन, तुम छत पर हो? रूपन ने गांव में उठते हुए शोर को अपनी ओर से यथाशक्ति बढ़ावा देते हुए कहा, हाँ हम ही हैं। क्यों जानबूझकर पूछ रहे हैं? चैन से सोते क्यों नहीं? वैद्य जी अपने छोटे लड़के की यह आदर भरी वाणी सुनकर चुप हो गए। छत पर रूपन बाबू और रंगनाथ गांव भर में फैलती टूटती आवाजों को सुनते रहे। कोई मकान के पिछवाड़े चिल्लाया, मार डाला, और शोर। किसी ने चीख कर कहा, अरे नहीं छोटे, यह तो भगवती है, छोड़ो इसे छोड़ो, उधर उधर चोर उधर गए हैं। कोई रो रहा था। किसी ने सांत्वना दी, अरे क्यों राण जैसा रो रहा है? एक डंडा पड़ गया, उसी से फाय फाय कर रहा है। रोते रोते उसने जवाब दिया, हम भी कसर निकालेंगे, देख लेंगे। फिर कोहराम, उधर उधर जाने न पाए, दे दाएं से एक लाठी, मार उछल के, क्या साला बाप लगता है? रंगनाथ को उत्साह और उत्सुकता के साथ साथ ही मजा भी आने लगा। यह भी कैसा नियम है, यहाँ लाठी चलाते समय बाप ही को अपवाद रूप में छोड़ दिया जाता है। धन्य है भारत, तेरी पितृभक्ति। रुपन बाबू बोले, भगवती और छोटे की चल रही थी, लगता है इसी धमा चौकड़ी ने छोटे ने कुछ कर दिया। रघुनाथ ने कहा, यह तो बड़ी गड़बड़ बात है। रुपन बाबू उपेक्षा के साथ बोले, गड़बड़ क्या है? दांव लग जाने की बात है। छोटे देखने में भोंदू लगता है पर बड़ा घाघ है। दोनों फिर चारों ओर की भगदड़ और शोर की ओर कान लगाए रहे। रघुनाथ ने कहा, शायद चोर निकल गए। वह तो यहाँ हमेशा ही होता है। रघुनाथ ने रूपन बाबू के ग्राम प्रेम में चापलूसी करनी चाहिए बोले, शिवपालगंज में चोर आकर निकल जाएं यह तो संभव नहीं। बद्री दादा बाहर निकले हैं तो 1-2 पकड़ ही जाएंगे। किसी पुरानी पीढ़ी के नेता की तरह अतीत की ओर हसरत के साथ देखते हुए रूपन बाबू ने ठंडी सांस भरी। कहने लगे, नहीं रघुनाथ दादा, अब वह पहले वाले दिन गए। वह ठाकुर दूरबीन सिंह का जमाना था। बड़े बड़े चोर शिवपालगंज के नाम से थर्राते थे। रुपन बाबू की आंखें वीर पूजा की भावना से चमक उठी। पर बात यहीं रुक गई। शोर का आखिरी दौर चल निकला था और लोग आसमान फाड़ने के उद्देश्य से बजरंग बली की जय बोलने लगे। रघुनाथ ने कहा, लगता है कोई चोर पकड़ा गया। रुपन बाबू ने कहा, नहीं, मैं गजहाँ लोगों को खूब जानता हूँ। चोरों को गांव से बाहर खदेड़ दिया होगा। चोरों ने खुद इन्हें गांव से बाहर नहीं खदेड़ा, यही क्या कम है। इसी खुशी में जय जयकार लगाई जा रही है। चांदनी में लोग 2-2, 4-4 के गुट बनाकर किचमिच किचमिच करते हुए सड़क और दूसरे रास्तों से आ जा रहे थे। रूपन बाबू ने मुंडेर के पास खड़े होकर देखा। एक गुट ने नीचे से कहा, जागते रहना रूपन बाबू, रात भर होशियारी से रहना।
रुपन बाबू घृणा के साथ वहीं से बोले, जाओ, बहुत नक्शेबाजी न झाड़ो। रंगनाथ की समझ में नहीं आया कि इतनी अच्छी सलाह का रुपन बाबू इस तरह क्यों तिरस्कार कर रहे हैं। थोड़ी देर बाद यही सलाह गांव के कोने कोने में गूंजने लगी। जागते रहो, जागते रहो। शोर अब रह रहकर हो रहा था। चारों ओर सीटियां भी सुनाई देने लगी थी। रंगनाथ ने कहा, ये सीटियां कैसी हैं? रुपन बाबू बोले, क्या पुलिस शहर में गश्त नहीं लगाती? ओह, तो पुलिस भी अब मौके पर आ गई है। जी हाँ, पुलिस ने ही तो गांव वालों की मदद से डाकू का मुकाबला किया है। पुलिस वालों इन्हें यहाँ से मार भगाया है। रघुनाथ आश्चर्य से रुपन बाबू को देखने लगा। डाकू? हाँ हाँ, डाकू नहीं तो और क्या। चांदनी रात में कभी चोर भी आते हैं, ये डाकू ही तो थे। रुपन बाबू जोर से ठठाकर हंसे, बोले, दादा, ये गजहालों की बातें हैं, मुश्किल से समझोगे। मैं तो अखबार में छपने वाला उसके हाल आपको बता रहा हूँ। एक सीटी मकान के बिल्कुल नीचे सड़क पर बजी। रुपन बोले, तुमने मास्टर मोतीराम को देखा है कि नहीं? पुराने आदमी हैं, दारोगा जी उनकी बड़ी इज्जत करते हैं। वे दारोगा जी की इज्जत करते हैं। दोनों की इज्जत प्रिंसिपल साहब करते हैं। कोई साला काम तो करता नहीं, सब एक दूसरे की इज्जत करते हैं। यही मास्टर मोतीराम शहर के अखबार के संवाददाता हैं। उन्होंने चोरों को डाकू भी ना बताया, तो मास्टर मोतीराम होने से फायदा ही क्या? रंगनाथ हंसने लगे। सीटियां और जागते रहो की आवाजें दूर दूर तक बिखरने लगी। इधर उधर के मकानों पर लोगों ने दरवाजे खुलवाने के लिए चीखना चिल्लाना शुरू कर दिया। दरवाजा खोल दो मुन्ना, से लेकर मर गए ससुरे, अरे हम पुकार रहे हैं तुम्हारे बाप तक की शैलियां दरवाजा खुलवाने के प्रयोग में आने लगीं। वैद्य जी के मकान पर भी किसी ने सदर दरवाजे की सांकल खटखटाई। बाहर लेटने वाला एक हलवाला जोर से खांसा। सांकल दोबारा खटकी। रंगनाथ ने कहा, बद्री दादा होंगे, चलो ताला खोल दें। वे लोग नीचे आ गए। ताला खोलते खोलते रुपन ने पूछा, कौन? बद्री ने दहाड़ कर कहा, खोलते हो कि नहीं? कौन कौन लगाए हो? रुपन ने ताला खोलना बंद कर दिया। बोले, क्या नाम है? उधर से गला फाड़ आवाज आई, रुपन कहे देता हूँ, चुपचाप दरवाजा खोल दो। कौन? बद्री दादा? हाँ हाँ, बद्री दादा ही बोल रहा हूँ, खोलो जल्दी से। रुपन ने ढीले ढाले हाथों से ताला खोलते हुए कहा, बद्री दादा, अपने बाप का नाम भी बता दो। बद्री दादा ने कोसते हुए वैद्य जी का नाम बताया। रुपन ने फिर पूछा, दादा, जरा अपने बाबा का नाम भी बताओ तो। उन्होंने उसी तरह कोसते हुए बाबा का नाम बताया। फिर पूछा गया, पर बाबा का नाम। बद्री ने दरवाजा पर मुक्का मारा, कहा, अच्छा ना खोलो, जाते हैं। रुपन बाबू ने कहा, दादा, जमाना जोखिम का है, बाहर चोर लोग घूम रहे हैं, इसीलिए पूछ रहा हूँ। पर बाबा का नाम भूल गए हो तो ना बताओ, पर गुस्सा दिखाने से कोई फायदा नहीं, गुस्से का काम बुरा है। बद्री पहलवान की असलियत की परीक्षा ले चुकने और क्रोध की निस्सारता पर अपनी राय देने के बाद रुपन बाबू ने दरवाजा खोला। बद्री पहलवान बिच्छू के डंक की तरह तिलमिलाते अंदर आए। रुपन बाबू ने पूछा, क्या हुआ दादा, सभी चोर भाग गए? बद्री पहलवान ने कोई जवाब नहीं दिया, चुपचाप जीना चढ़कर ऊपर आ गए। रुपन बाबू नीचे ही अंदर चले गए। ऊपर के कमरे में रंगनाथ और बद्री पहलवान जैसे ही अपनी अपनी चारपाइयों पर लेटे, तभी नीचे गली से किसी ने पुकारा, उस्ताद नीचे आओ, मामला बड़ा घिचपिच हो गया है। बद्री ने कमरे के दरवाजे से ही पुकार कर कहा, क्या हुआ छोटे, सोने दोगे कि रात भर यही जोते रहोगे? छोटे ने वहीं से जवाब दिया, उस्ताद, सोने वोने की बात छोड़ो, अब तो रपट की बात हो रही है। इधर तो साले गली गली में चोर चोर करते रहे, उधर इसी चिल्लपों में किसी ने हाथ मार दिया। गया दीन के यहाँ चोरी हो गई, उतर जाओ। बहुत शुक्रिया। इस उपन्यास का यह भाग यहीं समाप्त होता है। हम फिर लेकर हाजिर होंगे इसका नया भाग। धन्यवाद। अगर आपको यह उपन्यास पसंद आ रहा हो तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करिए और इसको भी कई लोगों से साझा कीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया।